1947। ब्रिटिश चले गए। भारत ने नया जन्म लिया, लेकिन हर कोई इसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं था। एक आदमी, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था, अपनी खुद की रियासत बनाने का सपना देख रहा था। हैदराबाद के निज़ाम। जो हुआ वो कोई नेगोशिएशन नहीं था। वो एक छुपा हुआ युद्ध था, जिसमें थे मिलिशिया, कत्लेआम और एक रात का सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन। वेलकम टू जब भारत फिर से जन्मा, एक सीरीज फ्रॉम एंशंट पाथ्स, मॉडर्न टाइज, जहां पुरानी रियासतें टकराती हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी से। हैदराबाद आज का आईटी हब नहीं, बल्कि 1947 में एक विशाल प्रिंसली स्टेट, जो आज के फ्रांस से बड़ा था। यहाँ के शासक थे मीर उस्मान अली खान, एक मुस्लिम सम्राट जो 90% हिंदू जनसंख्या पर राज करते थे। वो कोई आम राजा नहीं थे। 1940 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। उनके खजाने में थे हीरे जड़े जूते, सोने के सिक्कों के ढेर और प्रसिद्ध जैकब डायमंड, जिसे वो पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। लेकिन वो सिर्फ अमीर नहीं थे, वो ताकतवर, गर्वीले और पॉलिटिकली शार्प भी थे। उनकी खुद की आर्मी थी, अपनी करेंसी थी, यहाँ तक कि अपना रेलवे नेटवर्क भी। लेकिन जब भारत स्वतंत्र होने जा रहा था, एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। क्या हैदराबाद भारत में शामिल होगा, पाकिस्तान में, या रहेगा इंडिपेंडेंट? क्या एक राजा एक देश को चुनौती दे सकता है और जीत सकता है? जब बाकी 562 प्रिंसली स्टेट्स भारत या पाकिस्तान में मिलने की तैयारी कर रहे थे, निजाम ने चुना एक तीसरा रास्ता, स्वतंत्रता। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस तक अपील की, पाकिस्तान को चुपचाप 1 करोड़ रुपए भेजे, जो आज भी लीगल डिस्प्यूट में है, और उन्होंने तैयार की अपनी प्राइवेट मिलिशा, रजाकार्स, जिसके नेता थे कासिम रिजवी, एक कट्टर सोच रखने वाला व्यक्ति जिसने भारतीय एकता का सशस्त्र विरोध किया। इसके बाद जो हुआ वो था कंप्लीट केओस। हिंदू गांवों पर हमले हुए, हजारों मारे गए। रजाकार्स ने अपना कानून चलाया, अपनी सजाएं, अपनी सत्ता। भारत सरकार के लिए यह एक अलार्म बन गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते थे, ने कहा कि हैदराबाद को भारत के दिल में पाकिस्तान बनने नहीं दिया जा सकता। लेकिन पंडित नेहरू संभल कर चल रहे थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का डर था। जब बातचीत फेल हो जाए, क्या चुप्पी खून बन जाती है? और फिर ट्रिगर हुआ। रिपोर्ट्स आईं मास किलिंग्स की। हैदराबाद आग के दरिया में बदल चुका था। भारत को अब एक्शन लेना पड़ा। 13 सितंबर 1948 को भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन पोलो, एक तेज 5 दिन का मिलिट्री ऑपरेशन हैदराबाद को इंटीग्रेट करने के लिए। लेकिन ट्विस्ट ये था, भारत ने इसे वॉर नहीं कहा, इसे कहा पुलिस एक्शन, ताकि इंटरनेशनल बैकलैश से बचा जा सके। इंडियन आर्मी ने चारों ओर से हैदराबाद को घेर लिया। निजाम की सेना और रजाकार ज्यादा टिक नहीं पाए। 18 सितंबर तक हैदराबाद ने सरेंडर कर दिया। सिर्फ 109 घंटे में एक सदियों पुरानी रियासत ने दम तोड़ दिया। लेकिन जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी। दंगे भड़के ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद। कुछ आंकड़े कहते हैं 27,000 से 40,000 लोग मारे गए, ज्यादातर मुसलमान। पंडित सुंदरलाल कमेटी रिपोर्ट, जिसे नेहरू ने कमीशन किया था, ने इन हत्याओं की पुष्टि की, लेकिन उसे दशकों तक दबा दिया गया। क्या ऑपरेशन पोलो भारत को जोड़ने का कदम था, या एक छुपा हुआ गृह युद्ध? निजाम को बनाया गया राज प्रमुख, एक सिंबॉलिक पद। वो भारत में ही रहे, सादा जीवन जिया और कई बार दान भी दिया, जैसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी को और बाढ़ राहत कार्यों में। लेकिन रजाकार्स के आतंक और मिलिट्री एक्शन की यादें आज भी जिंदा हैं। आज का हैदराबाद एक मॉडर्न शहर है, लेकिन उस छुपे युद्ध की गूंज आज भी सुनाई देती है, राजनीति में, पहचान की लड़ाई में और इतिहास के भुला दिए गए पन्नों में। ये कहानी सिर्फ हैदराबाद की नहीं है, ये भारत की एकता की जटिल यात्रा की कहानी है, जहां सदियों पुरानी गद्दियां झुक गईं तिरंगे झंडे के सामने, जहां प्राचीन रस्ते मॉडर्न टाइज में तब्दील हुए। एंशंट पाथ्स, मॉडर्न टाइज में हम खोजते हैं कि कैसे भारत की सांस्कृतिक आत्मा ने मॉडर्न राज्य व्यवस्था से तालमेल बैठाया। हैदराबाद की कहानी दिखाती है कि संस्कृति, सत्ता और पहचान को कैसे दोबारा लिखा गया, कभी कलम से तो कभी खून से। नेक्स्ट अप, कश्मीर, अब भी जलता हुआ एकीकरण। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं
और हमारे साथ इतिहास की भूली गलियों में चलें। क्योंकि आज के भारत को समझना है तो उसके बीते हुए कल को जानना होगा।